भाई बिहार की बात करें, 43 नेताओं को एक साथ शो कॉज नोटिस दिया जाना कितना इम्पोर्टेंट है? क्या कितना इसको आप कितना जरूरी मान रहे हैं कितने बदलाव के लिहाज से? और दूसरा, कांग्रेस पार्टी का ये फैसला कि शीतकालीन सत्र की जिस दिन शुरुआत हो रही है उसी हफ्ते में, दिसंबर के पहले हफ्ते में बड़े आंदोलन की भी तैयारी में है कांग्रेस, कितना फायदेमंद ये होगा कांग्रेस के लिहाज से भी और लोकतंत्र के लिहाज से, देश के लिहाज से, जनता के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से? देखिए राम प्रकाश भाई, जिन 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है उन सबका पक्ष एक स्वर में यही है कि कृष्णा लावरू ने बर्बाद किया है। पूरा का पूरा खेल कृष्णा लावरू ने बर्बाद किया है। कृष्णा लावरू को प्रभारी बनाकर भेजना कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। और मेरा अपना आकलन भी यही है, हम तो पहले भी कहते रहे हैं कि ये व्यक्ति कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप कर रहा है कांग्रेस के अंदर में। ये व्यक्ति कॉर्पोरेट कल्चर को प्रमोट कर रहा है कांग्रेस के अंदर में। हम लोग अपने होश में जब से कांग्रेस को देखते रहे हैं, पहले तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवाबजादों को बनाता रहा है। जो नवाबजादे 12 बजे दिन में सो के उठते हैं, 3 बजे फिर अंदर चले जाते हैं, शाम में भूजा पार्टी लगा के बैठ जाते हैं। उनको क्षेत्र में कभी आप नहीं देखेंगे। अल्लावरू पिछले 8-9 महीने में अंधभक्त किसी का नहीं होना चाहिए। अगर हम मोदी के अंधभक्त को बुरा कहते हैं तो कांग्रेस के भी जो अंधभक्त हैं, चाहे वो विश्लेषक हो, कथित विश्लेषक हो, पत्रकार हो, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, जो गलतियां हैं उन गलतियों को सामने लाइए और जनता के सामने रखिए। ये व्यक्ति, हमने आपसे एक दिन आपके प्लेटफॉर्म पर कहा था कि आप देखिए कि राजेश राम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये बगल में बैठे रहते थे अल्लावरू साहब, तो मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए जब अल्लावरू को बोलना होता था तो राजेश राम कहते थे कि सर बोलेंगे। ये सर का कल्चर पार्टी में किसने लाया? सर कौन बोलता है? क्या विनोद तावड़े को कोई दिलीप जायसवाल बगल में बैठ के सर बोल रहा है क्या? या विनोद तावड़े जी बोलता है या हमारे प्रभारी महोदय बोलता है? लेकिन राजेश राम अल्लावरू को कहते थे कि आप सर बोलेंगे। ये 1.5 लाख रुपया वेतन भोगी अल्लावरू जो है, ये बिहार में आकर के सिर्फ मौर्य होटल में बैठना, चाणक्य होटल में बैठना और होटल में बैठ करके ही सारी चुनावी रणनीति बनाना। बिहार में तो मुझे ये कहीं नहीं दिखे। पूरे बिहार में एक भी विधानसभा में अगर ये खुद गए हो तो मुझे नहीं पता है। दिल्ली से पटना आना, पटना से वापस चले जाना, सदाकत आश्रम में भी नहीं जाना। कोई प्रोग्राम है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है तो गए, नहीं तो सदाकत आश्रम में भी नहीं जाना। मौर्या में बैठना, पनाश में बैठना, चाणक्य में बैठना, ऐसे किसी 5 स्टार 7 स्टार रैंक के होटल में बैठे रहना उसके स्वीट में, और वहां लोग इनसे मिलने आ रहे हैं और ये सारा बैठकबाजी वहां कर रहे हैं बैठ करके। और उसके बाद आना, लालू यादव के खिलाफ तेवर दिखाना, बुकराती करना, तेजस्वी को मुख्यमंत्री फेस पर सस्पेंस बना देना, विधायक दल का नेता तय करेगा, फलाना तय करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और कई बार टिकट वितरण को लेकर के तो बहुत संदेह। मैंने कहा था आपसे कि देखिए बिहार शरीफ में जो व्यक्ति पिछले बार 132 वोट से चुनाव हारा, उसका बरबीघा में गजानन शाही उर्फ मुन्ना शाही, उसका टिकट काट दिया इन्होंने इस बार। पिछला 2020 का चुनाव जो आदमी 132 वोट से हारा था उसका टिकट काट दिया और दूसरे को टिकट दे दिया। तो वो बगावत नहीं करेगा वैसे में तो क्या करेगा? और रीगा में और बगहा में जो कांग्रेस का उम्मीदवार 35,000 40,000 वोट से हारा था उसका टिकट आपने रिपीट किया। क्यों भाई? 35,000 40,000 वोट मार्जिन से जो आदमी पिछला चुनाव हारा है वो अपने क्षेत्र में ज्यादा मजबूत होगा, या जो व्यक्ति महज 132 वोटों से चुनाव हारा है वो आदमी ज्यादा मजबूत होगा? आप उसका टिकट काट दे रहे हैं। 132 वोट से जो चुनाव हारा उसका टिकट काट दे रहे हैं, जो 40,000 से हारा उसको दे रहे हैं टिकट, रिपीट कर रहे हैं उसको। तो ये तमाम परिस्थितियां संदिग्ध तो बनाती हैं कांग्रेस की रणनीति को, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी हो सकता है एक अकेले ईमानदार हो कांग्रेस में, एसआईआर को लेकर के उन्होंने यात्रा निकाली, तमाम चीजें की, लेकिन अब राहुल गांधी को भी ये यात्रा, रैली, इन सब चीजों से हट करके भी कुछ करना होगा। अभी आप देख लीजिए तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में 6,500 हेल्प डेस्क बनाए हैं टीएमसी ने। हर वार्ड में उसका एक हेल्प डेस्क बैठा हुआ है, वहां कंप्यूटर है, उसके पेड वर्कर हैं,
वाईफाई है, लैपटॉप है, सब कुछ उनको अवेलेबल कराया गया है कि एक एक वोटर को किसी भी तरह की परेशानी, आपका वोटर हो या बीजेपी का वोटर हो या किसी का भी वोटर हो, आप एसआईआर में मतदाताओं को जहां तक मदद कर सकते हैं कीजिए। 6,000 से 6,500 के लगभग उनके जो है हेल्प डेस्क पूरे बंगाल में अभी बना दिए गए हैं, और लोग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपको हर तरह की सहायता अवेलेबल है। आपका डॉक्यूमेंट बनवाना है, वो बनाएंगे डॉक्यूमेंट बैठ करके, वो सजेस्ट करेंगे आपको, वो असिस्ट करेंगे आपको। नहीं समझ में आ रहा है आपको, वो आप उनसे जाके पूछिए एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या इसमें जरूरत है, कैसे आपको देना है, आप किस क्राइटेरिया में है, आप 2002 की वोटर लिस्ट लगा करके एनरोल्ड हो जाएंगे या आपको और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। वो तमाम चीजें टीएमसी का वर्कर शुरू जमीन पे जाके काम कर रहे हैं। आप सिर्फ यात्रा निकालिए, लोगों से कहिए कि वोट चोरी हो रही है। आप जान रहे हैं कि सामने वाला क्या प्लान करता है, सामने वाले के पास कितने प्रॉक्सी खिलाड़ी हैं, उनके पीके हो या ओवैसी हो या जो भी हो, सब उनके प्रॉक्सी प्लेयर हैं। अभी देख लीजिए ओवैसी साहब को, जब सीए एसआईआर का नोटिफिकेशन आया था तो इनका बयान था कि सीए एसआईआर बिल्कुल एनआरसी की तरह है, और चुनाव हो गया तो बयान बदल गया। कह रहे कि कांग्रेस को ही बोल रहे हैं कि कब तक एसआईआर और ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे। ये ओवैसी का बयान है। तो आप जानते हैं कि आपको कितनी ताकतों से लड़ना है। मशीनरी आपके साथ नहीं है, इलेक्शन कमीशन आपके साथ नहीं है। रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन उससे बाहर भी निकलना पड़ेगा। बंगाल चुनाव को लेकर के अभी से रणनीति बना लीजिए। अलायंस में लड़ना है, सीट शेयरिंग कर लीजिए, नहीं लड़ना है तो कहीं फ्रेंडली फाइट मत कीजिए। इंडिया गठबंधन में अगर ममता बनर्जी हैं, बात कर लीजिए, हमको इतनी सीट दे दीजिए, आप इतनी पे लड़ लीजिए, तय कर लीजिए, या तो चुनाव मत लड़िए बंगाल में, टीएमसी को लड़ने दीजिए अकेले। मेरा तो यही मानना है। हो सकता है हमें बाकी 4 लोग हमसे असहमत होंगे, लेकिन मेरा अपना तो यही मानना है कि या तो अलायंस करके सीट शेयरिंग कर दीजिए, और नहीं तो टीएमसी को अकेले चुनाव लड़ने दीजिए। अभी एसआईआर की लड़ाई और ये सारी चीजें जो है ये तभी काम आएंगी, ये लोगों को तभी कनेक्ट कर पाएंगी जब आप बाकी चीजों के साथ भी लोगों को कनेक्ट कर पाए। आप अपनी बात को कितना समझा पा रहे हैं लोगों को। मुझे लगता है कि जिस तरीके का चुनाव हुआ बिहार के अंदर, बिहार में जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई, जो मुद्दे एड्रेस किए गए, वो उन सारे मुद्दों के अलावा आखिर और कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसमें देश में चुनाव लड़ा जाए। इतने जरूरी मुद्दे जो सीधे आमतौर पर हर आदमी को प्रभावित करते हैं, उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं, आज की पीढ़ी से लेकर के अगली पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित करते हैं, और अगर उन मुद्दों को उठाने के बाद भी जनता नहीं जुड़ी तो ये आखिर फिर उसके बाद क्या वो एसआईआर और वोट चोरी ही मुद्दा रह जाता है। भाई वोट चोरी के लिए जितनी, मुझे लगता है अभी इसमें कमेंट्स में भी मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कई सारे लोग मुझ पे भी, हम लोगों पे भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आपने पूछा कि 3 लाख वोट कैसे बढ़ गए। बिल्कुल पूछा गया, लगातार सवाल हो रहा है, 65 लाख नाम काटे गए, उस पर से लेकर के और आज तक ये सारे सवाल आ रहे हैं। मैंने अभी भी जिक्र किया कि वोट चोरी और एसआईआर एक सवाल है, उसके आगे भी और सवाल है, उन सवालों के साथ ये सारी बातचीत हो रही है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके लिए अकेले राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी, केवल अकेले राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, काम चल जाएगा इससे? सके भाई, बिहार में जो जरूरी मुद्दे उठाए गए, क्या उनके अलावा किसी और तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए था महागठबंधन को? बाकी सब अपनी जगह पे है, चलिए टिकट बंटवारा हुआ, टिकट किसने बेच दिया, किसने काट दिया, लेकिन अगर टिकट बेच भी दिया, मान लीजिए 243 सीटों में से मानिए 43 सीटें बेच दी गई, चलिए तब भी 200 सीटों पर तो चुनाव हुए। उन 200 सीटों पर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, जबकि महागठबंधन जो है वो जनता की बात कर रहा है, उनके परिवारों के भविष्य की बात कर रहा है। केवल राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार है, जनता नहीं है। जनता कहां खड़ी है आज की तारीख में? जनता किधर है? और अगर जनता मुद्दों के साथ नहीं खड़ी है तो फिर उस जनता के लिए ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या है किसी को भी? देखिए राम प्रकाश भाई, मैंडेट रिगिंग बिहार में नहीं हुई है, इस थ्योरी को कोई खारिज नहीं कर सकता है। और तमाम तर्क आपके इस एक बात पर आकर खत्म हो जाते हैं कि आपने तमाम एफर्ट लगाए, तमाम कोशिशें आपने की, उन तमाम कारणों के साथ साथ जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का नेतृत्व हो, कांग्रेस की रणनीति हो,
आरजेडी या महागठबंधन की संयुक्त रणनीति हो, तमाम चीजें हैं। उसके साथ साथ अगर ये सब कुछ चुनाव चोरी पर आकर ही मामला टिकेगा और चुनाव ऐसे ही जीता जाएगा, तो फिर जनता से भी क्या ही सवाल किया जाए। मैं कह रहा हूं आज बिहार में ये स्थिति है कि एनडीए को वोट करने वाले लोग भी इस जीत को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी ये अंदाजा नहीं है कि ऐसा मैंडेट आएगा। जिसने बीजेपी वोट किया है, हरियाणा में लोगों ने पचा लिया क्या? लोगों ने माना था कि ये मैंडेट हमने दिया है। महाराष्ट्र में माना था, एक कोशिश महाराष्ट्र के अंदर थोड़ी बहुत हुई, बाकी हरियाणा में भी कोई कोशिश नहीं हुई। हरियाणा में एक गांव के लोग जागरूक हुए, उन्होंने कहा हम मॉक पॉलिंग से टेस्टिंग करेंगे। सरकार ने सारे घोड़े खोल दिए, करने नहीं देंगे हम आपको। करने नहीं दिया ना, करने नहीं दिया। तो बिहार की जनता में भी यही बेचैनी है। देखिए, रिजल्ट भले ही आ गया है उनके समर्थन में, लेकिन बिहार की जनता में के बड़े वर्ग में यह बेचैनी है कि यह रिजल्ट नहीं है। और जब जनादेश की चोरी डकैती कर ली जाएगी तो फिर वो मुद्दे ही क्या भैया। आप तो, हम तो कहते हैं आरजेडी के लोगों को, टीएमसी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को अपनी रैलियों में बुला करके राजेश खन्ना की फिल्म दिखाना चाहिए सिर्फ, क्योंकि उनको वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो सारा मैनेज्ड है। तो कम से कम जो अपनी रैलियों पे स्टेज बनाने में और साउंड लगाने में खर्चा कर रहे हैं, उसमें राजेश खन्ना की फिल्म दिखा दें, दो जनता खुश रहेगी, उसी में शायद वोट दे दे। बोले नहीं तो फिल्में दिखा रहा है, वोट दे दो। भाजपा फिल्म ही तो दिखा रही है। आप ये बताइए, मैं कह रहा हूं, मैं चश्मदीद हूं। जिसने बीजेपी को वोट दिया वो आके हमसे कह रहा है भाई ऐसा रिजल्ट आएगा, तो हमको भी नहीं हजम हो रहा है। अब आप सोच लीजिए। और यहाँ मीम्स बन रहे हैं, कि अमित शाह ने ज्ञानेश को फोन किया है कि अभी 100-150 सीट बोला था, 200 सीट जिताने नहीं बोला था कि जनता समझ जाए कि हम चोरी कर रहे हैं। ये बिहार का जो रिजल्ट है, इसने, अगर आप इसका एक दूसरा पहलू उठा करके देखिए, तो जो राहुल गांधी का जो नैरेटिव है, वोट चोरी का नैरेटिव जो है, उसको कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट मिल रहा है इस रिजल्ट से। इसका एक पॉजिटिव पहलू यही है कि पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, ये वोट चोरी का रिजल्ट है। अरे, और आज देखिए पीके मान रहे हैं ना इस चीज को। पीके ने भी कह दिया, पुष्पम प्रिया चौधरी कह रही है, वोट चोरी को लेकर प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, सुनवाइए जरा। पुष्पम प्रिया चौधरी कह रही है वोट चोरी हुई है। वो उनका भी ट्वीट है, जो जिनको आप कुछ किसी खाने में मत रखिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने चुनाव तो लड़ा। उनकी एक पार्टी तो है, प्लूरल्स पार्टी, वो कह रही है कि वोट चोरी हुई है। तो ये नैरेटिव अब महागठबंधन के सिर्फ घटक दलों से बाहर निकल के जो दूसरे दल है, उनको भी ये लग रहा है कि वोट चोरी हुई है। कल प्रशांत किशोर से पूछा गया कि आप तो राजनीति से संन्यास लेने वाले, तो उन्होंने कहा खुल करके कि हाँ मैं संन्यास लेने वाला हूं, मैं अपने उस स्टैंड पर अभी भी हूं, लेकिन ये तो वोट चोरी हो गई, वोट डकैती की गई, पैसा देकर वोट खरीदा गया है, ये जनता का वोट थोड़ी है। और लॉजिकली लोग बता रहे हैं कि भाई कहां, अब आप बताइए ना कि दरभंगा में, पुष्पम प्रिया चौधरी ने लिखा कि दरभंगा में जिन मुसलमान मोहल्लों में भाजपा को कभी वोट नहीं मिले, वहां भर भर के वोट मिल रहे हैं भाजपा को। अब कोई कहे कि हमारा जो बूथ है यहाँ, हमारे यहाँ 1700 वोट है और 1700 में अगर 10 वोट 20 वोट तो हम बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन अगर यहाँ 400 वोट निकल जाए भाजपा को, तो ये हमको बर्दाश्त नहीं, ये हमको हजम नहीं होगा। ये बात पुष्पम प्रिया चौधरी कह रही हैं, पीके कह रहे हैं। तो एनडीए के घटक दलों के अंदर भी इस बात को लेकर के बेचैनी। बीजेपी के नेताओं, भाई 13 तारीख को बीजेपी के नेता कह रहे थे कि 90 सीट से ज्यादा आगे नहीं आएगी हमको। सुन लीजिए एक बार प्रशांत किशोर क्या कह रहे थे, सुनवाइए जरा। आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे आचार वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो, उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना, और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से बात करने की, और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज के तारीख में, आज की स्थिति में
जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटर रोल की बात नहीं है, SIR सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, TN सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार तो अब जीविका दीदियों को बूथ पर बैठा करके चुनाव लड़वाया गया। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है भाई। 60,000 से 1 लाख जीविका दीदियों को लगाया गया बूथ पर, उनको बूथ पर लगाया गया, मोबिलाइज करके महिलाओं को लाए, वोट दिलवाए। वो किसके लिए वोट दिलवाएंगे? बिल्कुल सही बात है। और चुनाव के दौरान आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, पहले चरण की वोटिंग के बाद पैसा आता है लोगों के खाते में। हम सारा दुख दर्द भूल जाएंगे, हमारे घर में बच्चा भूखा है और हमको आज वोट देना है, सुबह 6 बजे मेरे घर पे लाके कोई 10,000 दे जाए, हम दे देंगे वोट। ये भाई पापी पेट का सवाल होता है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि आचार संहिता का उल्लंघन जिस तरह से किया है बिहार में और गणेश ने जिस तरह से करवाया है, तो इसमें ये तमाम चीजें देखिए। अब तो लोग कह रहे हैं ना, अब आज प्रशांत किशोर ने कह दिया ना कि हम तो छोटी पार्टी है, विपक्ष इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट। मेरा ये मानना है राम प्रकाश भाई कि अब विपक्ष को प्रशांत को भी अपने साथ ले लेना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर बी टीम नहीं है, बीजेपी के प्लांटेड नहीं है, तो प्रशांत भी साबित कर देंगे। अगर वो इधर आने में आनाकानी करते हैं तब तो सोचा जाएगा, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो फिर हम लोगों को अपनी राय उनके लिए बदलनी होगी।